हे एवरीवन, इसमें हमसेन यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, खालिस्तान मूवमेंट एकदम से 80s के बाद फिर हाइट पकड़ रही है। और जिस तरह से मतलब इंटरनेशनली इनकी जो तंजीमें हैं, खालसा दल और पता नहीं कौन कौन सी, वो जो एक्टिविटीज़ कर रही हैं वो किसी तरह भी काबिल कबूल तो है नहीं। देखें, कोई भी ऐसी तंजीम जो कि आपके मुल्क से अलग होने की, एक हिस्सा मांगने की बात कर रही हो, वो हमारी नज़र में टेररिस्ट ही होती है। जैसे हमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो गई, सिंधु देश लिबरेशन आर्मी हो गई, या फिर हमें तालिबान, या फिर आप कह लें कि ईस्ट तुर्कमानिस्तान मूवमेंट, ये सब हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये सब कहती हैं कि पाकिस्तान में से फ़लाना हिस्सा हमें दे दो। ठीक है, सेम गोज़ फॉर सिख। हमें हमारा कल्चर सेम है, पंजाबी हैं, हमारी ज़बान सेम है, बट ये चीज़ जस्टिफाई नहीं है कि ज़बान के नाम पे आप जिस तरह से ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। और आई एम श्योर पंजाब के बहुत सारी अवाम नहीं चाहती अलग होना, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको अगर वोट के थ्रू पावर नहीं मिलती तो वो इस तरह की मूवमेंट्स चला के पावर में आने की कोशिश करते हैं। तो ये वीडियो जनाब, अभी एन न्यूज़ से एक वीडियो आया है, खालिस्तान मूवमेंट इज़ बैक। लेकिन मैं इस पर लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मुझे जानना है फैक्ट्स। अमृतपाल सिंह, इनका आजकल न्यूज़ में हम बहुत नाम सुन रहे हैं, और देखते हैं जी ये क्या सीन है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इन्फॉर्मेशन के लिए तो एंड तक सुनने से पहले जज ना कीजिएगा। आइए देखते हैं 3 2 1 एन। खालिस्तान एक ऐसा शब्द जो भारत में एक सेकंड पार्टीशन करवा सकता है। पिछले कुछ दिनों में पंजाब में कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिससे 1980s का ये डेंजरस शब्द वापस उभर कर आया। क्या है खालिस्तान? क्यों कुछ लोग सिखों के लिए एक अलग देश की मांग कर रहे हैं, और इससे हमें क्या फर्क लेके पड़ता करोगे है? क्या? आज का वीडियो हमारा आज तक का सबसे खालिस्तान है ना? कंट्रोवर्शियल वीडियो हो सकता है, लेकिन ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो के एंड में काफी इंपॉर्टेंट मैसेज है जो हर इंडियन तक पहुंचना जरूरी है। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। चैप्टर 1, व्हाट हैपेंड। हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि पंजाब में पिछले कुछ हफ्तों में कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें हमारे डार्क पास्ट की याद दिलाता है। ये है अमृतपाल सिंह। 6 महीने पहले आपने ये नाम सुना भी नहीं होगा, लेकिन आज ये इंसान पंजाब का एक बड़ा लीडर बनकर उभर रहा है, जिसे लोग भिंद्रानवाले 2.0 कहते हैं। दीप सिद्धू फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान काफी कंट्रोवर्शियल फिगर बन चुके थे। उन्होंने वारिस पंजाब दे नाम का एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। दीप सिद्धू के डेथ के बाद अमृतपाल सिंह इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड बन गए। अमृतपाल सिंह खुद को एक प्रो खालिस्तान लीडर कहते हैं। हुआ ये कि उनके एक सपोर्टर लवप्रीत सिंह AKA तूफान को पंजाब पुलिस ने किडनैपिंग के केस में अरेस्ट किया था। इस अरेस्ट के अगेंस्ट उनके सैकड़ों सपोर्टर्स अंजाला पुलिस स्टेशन घुस गए, और वो भी तलवारों के साथ। अमृतपाल सिंह ने पुलिस को ही एक अल्टीमेटम दिया और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने उनके साथ नेगोशिएट किया और ये अश्योरेंस दिया कि लवप्रीत सिंह को रिलीज कर देंगे। अमृतपाल सिंह ने ओपनली कह दिया है कि हमारे होम मिनिस्टर्स का भी वही अंजाम होगा जो हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का हुआ था। ये एक काफी डेंजरस सिचुएशन है और ये हमें पंजाब के डार्क पास्ट की याद दिलाता। चैप्टर 2, खालिस्तान मूवमेंट का जन्म। कई लोग सोचते हैं कि खालिस्तान मूवमेंट की शुरुआत 1980s में हुई, लेकिन सच तो यह है कि इसके बीज ब्रिटिशों ने बोए थे। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इस्तेमाल उन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम में दरारें डालने के लिए नहीं, लेकिन सिख लोगों को हिंदुओं से दूर करने के लिए भी किया। यही काम तो मुसलमानों के साथ किया था। ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स ने साथ मिलकर अपने डिफरेंसेस भुलाकर एज इंडियंस ब्रिटिशों को ऑलमोस्ट इंडिया से बाहर कर दिया था। लेकिन ब्रिटिश ये जान गए थे कि भारत के लोगों को कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर अलग रखना जरूरी है। पहले जो भारतीय लोग खुद को सिर्फ इंडियन इस एक आइडेंटिटी से जानते थे, उन्हें डिवाइड किया गया भाषा के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, ताकि वो साथ आकर एक कॉज के लिए ना लड़ पाए। 1914 तक ब्रिटिश आर्मी के 75% लोग सिर्फ 3 एरिया से आते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पंजाब और नेपाल। भाषा के बेसिस पर होने वाला ये डिवीजन लोगों के मन में एक डर पैदा करता गया कि जो भाषा डोमिनेंट होगी वही भाषा बोलने वाले लोगों को बेहतर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, उन्हें ज्यादा हक होंगे। 1947 में आजाद भारत कैसा होगा, स्टेट्स किस बेसिस पर बनेंगे, ऐसे कई सवाल हमारे सामने थे। तब पंजाबी सूबा मूवमेंट ने एक पंजाबी स्पीकिंग स्टेट बनाने की मांग की। पहले पंजाब जो कुछ ऐसा हुआ करता था वो 1966 में 3 हिस्सों में बढ़ गया। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, पहले वाला भी दिखाना चाहिए था, पाकिस्तान में जो पंजाब है, और पंजाब
जहां पंजाबी स्पीकिंग सिख मेजोरिटी थी। लेकिन 1971 एक काफी इंटरेस्टिंग साल था जब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान अलग हुए और बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश वाज पाकिस्तान्स बिग ह्यूमिलिएशन। एट दैट टाइम जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए और उन्होंने ये शपथ ली कि वो भारत से बांग्लादेश का बदला जरूर लेंगे। भारत की धरती से भी एक बांग्लादेश काट कर रहेंगे। ये इस चक्कर में उन्होंने और पैसा बर्बाद किया पाकिस्तान का। जर्नलिस्ट ने खुद रिपोर्ट की। 1971 में पहली बार खालिस्तान इस शब्द का इंटरनेशनली इस्तेमाल हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक एडवर्टाइजमेंट। इंडियन इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट किया कि ये एड वॉशिंगटन में पाकिस्तान की एम्बेसी ने ही दी थी। लेकिन लॉजिक क्या है? पाकिस्तान के लिए खालिस्तान स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? पाकिस्तान के लिए खालिस्तान इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पाकिस्तान और भारत के बीच एक बफर का काम करता है। पाकिस्तान में आने वाली नदियां पंजाब से होकर गुजरती है, तो खालिस्तान से नेगोशिएट करना इंडिया से नेगोशिएट करने से ज्यादा आसान होगा, ऐसा पाकिस्तान को लगता है। प्लस ये पाकिस्तान के लिए एक विक्ट्री होगी क्योंकि भारत ने भी बांग्लादेश की मदद की। खालिस्तान मूवमेंट को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। ऐसा बार बार इसीलिए लगता है क्योंकि जब भी आप खालिस्तान का मैप देखते हैं तो वो कभी भी पाकिस्तान साइड के पंजाब को उसमें इंक्लूड नहीं करते। चैप्टर 3 खालिस्तान मूवमेंट और वायलेंस। मीनवाइल इंडिया में क्या हो रहा था? पंजाब एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कर रहा था। पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट से पहले ही 1967 में अकाली दल ने जम्मू और कश्मीर के आर्टिकल 370 की तरह पंजाब के सिख लोगों के लिए भी स्पेशल स्टेटस की मांग रखी। 1973 में उन्होंने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास किया जिसमें कई सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ साथ सिख सुप्रीमेसी की भी डिमांड थी। और तब एक नया लीडर सामने आया, जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले। उन्होंने पंजाब के यूथ को रैडिकलाइज करना स्टार्ट किया और एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। नाम था धर्म युद्ध मोर्चा। शुरुआती दिनों में उन्होंने फोकस आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की डिमांड्स पर किया, लेकिन आगे जाकर उनके एक्शंस एक्सट्रीमिस्ट होने लगे। उन्होंने मिलिटेंट और रैडिकल वर्जन ऑफ सिखिज्म प्रमोट किया और पंजाब के सबसे वायलेंट पीरियड को शुरू किया। उन्होंने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स शुरू की। किडनैपिंग्स, किलिंग्स, बॉम्बिंग्स पंजाब में कॉमन हो गए थे। कई सिख लोग थे जो इस खालिस्तान मूवमेंट को अपोज करते थे, लेकिन उन्हें इन एक्सट्रीमिस्ट ने नहीं छोड़ा। 1980s में इस मूवमेंट की वजह से 22,000 जाने गई, जिसमें 12,000 सिविलियंस शामिल थे। भिंद्रनवाले ने जबरदस्ती गोल्डन टेंपल को अपना बेस बनाया था और यहाँ हथियार और गोलियां छुपाई थी। 6 जून 1984 को हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्ट किया और इस आतंकवादी को मार गिराया। लेकिन इसमें कई सिविलियन कैजुअलिटीज भी हुई। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि टोटल कैजुअलिटीज 3,000 से भी ज्यादा थी। कुछ ही महीनों बाद इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट कर दिया गया और इसके बाद नॉर्थ इंडिया में एंटी सिख राइट्स। ऑफिशियल फिगर कहता है कि इन राइट्स में 3,500 जाने गई, लेकिन इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स कहते हैं कि ये नंबर 8,000 से 17,000 इतना है। 2011 में ह्यूमन राइट्स वॉच ने यह रिपोर्ट किया कि भारत ने उन लोगों पर अभी तक एक्शन नहीं ली है जो इन राइट्स के लिए जिम्मेदार थे। हुआ ये कि इन टर्बुलेंट सालों में कई सिख लोग डिस्प्लेस हो गए। कई लोग भारत छोड़कर दूसरे देशों में बस गए और उन्हें ये विश्वास हो गया कि भारत में उन्हें जस्टिस नहीं मिलेगा। ये भारत के लिए एक बड़ी उनके बच्चे आज जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के बाहर से देश के अंदर लोगों को भड़का रहे हैं और सपोर्ट के नाम पर उन्हें खालिस्तानी सपोर्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि खालिस्तान की मांग को रिवाइव करो। चैप्टर 4 आज का कॉन्टेक्स्ट। अब भिंद्रनवाले को गुजरकर 40 साल हो गए। खालिस्तान मूवमेंट भी ठंडी पड़ गई थी, तो आज क्यों हम इसके बारे में वापस डिस्कशन कर रहे हैं? क्योंकि सच तो यही है कि कुछ सवाल जो 1970s में उभर कर आए थे वो आज भी उभर कर आ रहे हैं। आपने आजकल के कई स्पीचेस में ये टर्म सुनी होगी, यूनियन ऑफ स्टेट्स। कई बुद्धिजीवी कहते हैं कि भारत एक देश नहीं, भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। वो इंप्लाई ये करना चाहते हैं कि स्टेट और सेंटर दोनों में पावर डिवाइडेड होनी चाहिए। सेंटर के हाथ सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए। ये काम पाकिस्तान ने भी किया है 18 अमेंडमेंट में। इससे गलत नहीं हो सकता, क्योंकि इससे कई स्टेट्स को यही मैसेज मिलता है कि आप वायलेंट बनो, आपको भारत कभी भी आपके हक नहीं दे पाएगा, तो आप उसके लिए लड़ो। क्योंकि 1970s में अकाली दल ने भी सेम बातें की थी जब उन्होंने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में पंजाब के लिए और ऑटोनॉमी की मांग की थी। हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ बट मेन डू। आज सोचने जैसी बात कि दुबई से आने वाला एक 29 साल का बंदा अचानक से सिख लीडर कैसे बन जाता है? कैसे वो अचानक से इतनी बड़ी फॉलोइंग पाता है और कैसे पुलिस उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले पाती? ये सारी बातें बिना किसी सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। सरकार कोई भी हो, भारत को एक बुरी आदत है कि हम किसी भी टफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय उसे अनदेखा कर देते हैं, डिले कर देते हैं। देश में जो कचरा है उसे साफ करने की बजाय उसे बेड के नीचे खिसका देते हैं। फिर सालों गुजर जाते हैं और ये कचरा सड़ जाता है, प्रॉब्लम बड़ा बन जाता है और उसकी हेवी प्राइस हम सिटीजन्स को चुकानी पड़ती है। देखिए, प्रॉब्लम तो बड़ी हो जाती है और कहीं ना कहीं डेफिनेटली इसमें हमारी
कुछ एजेंसीज़, मैं कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पे आग लग रही है और पाकिस्तानी जाके उससे ना तेल ना फेंकें। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा जी कि जब भी तेल से खेला जाता है तो आग अपने हाथों को भी लगती है। हमारे यहाँ इस वक्त तालिबान, बीएलए, सिंधु देश, जिनापुर, ईस्ट तुर्कमानिस्तान और पता नहीं कौन-कौन सी मूवमेंट्स चल रही हैं। और इवन कि अब तो पंजाब की भी जो है ना डिवीज़न की बात हो रही है। और साउथ पंजाब, या फिर आप कह रहे हैं कि सराइकिस्तान, एक मूवमेंट यहाँ पे चल रही है। पंजाबी का एक डायलेक्ट है सराइकी, वो लोग चाहते हैं कि हम क्योंकि पंजाबियों से थोड़े से डिफरेंट है तो हमें अलग ही कर दो। तो इस तरह के मोमेंट्स हैं, हम भी फेस कर रहे हैं। और हम एक तो पहले भी चख चुके हैं ज़बान की बुनियाद पे और कल्चर की बुनियाद पे। बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ था, लेकिन उसके भी बहुत सारे वजूहत थे। हम हकूक़ नहीं देते थे उन्हें, पैसे नहीं देते थे उनके हिस्से के। और उनका जब प्राइम मिनिस्टर आ रहा था तो हमने उसे बनने नहीं दिया। तो ये भी सारे मामलात थे, यानी सोशियो इकोनॉमिकल सारे आप कह लें कि पॉइंट्स थे। लेकिन बात ये है कि अंग्रेज़ जहाँ जाते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कुछ ना कुछ फ़साद वहाँ छोड़ के आते हैं। अब आप देखें ना कि वो लोग, देखें ना, इस्लाम 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया, जैसे भी आया अटैक किया, मंदिर लूटे, मंदिर गिराए, फोर्स कन्वर्जन्स की, जो भी था। एट द एंड ऑफ द डे इकट्ठे रह रहे थे, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, सब इकट्ठे रह रहे थे। जैसे ही ये सफ़ेद चमड़ी वाले आए और एकदम से सबको ख्याल आ गया, ओहो हमें तो मज़हब की बुनियाद पे और ज़बान की बुनियाद पे मुल्क चाहिए। और उसका रिज़ल्ट फिर हमने देखा कि 1857 में कैसे सब लोग इकट्ठे आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। लेकिन कुछ आप कह लें कि नमक हराम लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की और वो जंग हार गए। और फिर 100 साल बाद जब अंग्रेज़ यहाँ से गया तो उसका रिज़ल्ट आपने देखा कि अखंड भारत के टुकड़े हो गए। और ऐसे टुकड़े हुए और ऐसे आप कह लें कि ज़ख्म हरे हुए कि वो सही होने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी भी जब वो जा रहे थे यहाँ से तो वो एक ऐसा कीड़ा दिमाग में छोड़ के गए कि ज़बान की बुनियाद पे मुल्क बनाओ, और मज़हब की बुनियाद पे मुल्क बनाओ। क्योंकि प्रैक्टिकली देख लिया ना सब ने, पाकिस्तान इंडिया बनाए गए। तो अब सिख भी वही काम कर रहे हैं। देखें, मैं इनसे ये कहूँगा कि अपने, आप हमसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं, आपकी लिटरेसी ज़्यादा अच्छी है, आप हमसे ज़्यादा सेकुलर हैं। लेकिन इस पॉइंट पे मैं आप कहूँगा कि अगर आप ये डिमांड कर रहे हैं खालिस्तान की तो यहाँ पे आप गलत हैं। आपको ये नहीं करना चाहिए। और क्या गारंटी है जी कि आप अलग हो जाएंगे तो आपको हकूक़ मिल जाएंगे आपके। जो मैं आवाम से बात कर रहा हूँ, जो इस तरह के नारों के पीछे चले जाते हैं कि अगर आप इन केस, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन इन केस आप आज़ाद हुए तो आपको हकूक़ मिल जाएंगे आपके। जो लोग आज आपकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं ना, वही पावर ग्रैब करके बैठ जाएंगे और फिर उन्हीं के बच्चे आप पे हुकूमतें करते रहेंगे। सो इट्स बेटर कि आप आंखें खोलें, न्यूट्रल होकर देखें कि हमें कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा। क्योंकि देखें ना, हमारे यहाँ बीएलए जो लोग चला रहे हैं वो सारे सरदार हैं। उनमें से ज़्यादातर तो यहाँ है भी नहीं, और मासूम लोगों के बच्चे जो कि डेफ़िनेटली, जहाँ पे इंसाफ नहीं होता वहाँ पर रेजिस्टेंस तो होती है। हमारे यहाँ इंसाफ की बड़ी बुरी हालत है और इस वजह से हम बहुत सारी तंजीमों को अपने सामने देख रहे हैं। लेकिन अगर हम इंसाफ कायम कर दें तो मेरे ख्याल में तशद्दुद ख़त्म हो जाता है। तो जितने सिख भाई हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं जी, आप रादर देन एक सेपरेट कंट्री या स्टेट की डिमांड करें। आपको चाहिए, आप आपको हकूक़ ही चाहिए ना। आप हुकूमत में आएँ और पार्लियामेंट से अमेंडमेंट करके अपने लिए कुछ राइट्स रख लें। डेमोक्रेटिक वे को यूज़ किया करें, तशद्दुद ना करें। एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान आपके पास है कि हमने डेमोक्रेसी को नहीं, हमने मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया और आज हम कितने सरदर्द में हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप हमारी बातों से कुछ असर होगा। आप कुछ इनपुट देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। सी यू गाइस।